हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर में हम जो चीज़ें आज करने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस कैसे आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से रिलेशन है, तो वो आज हम पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्चुअली इसका जो मीनिंग है आप ऑलरेडी एक्सपेंडिचर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ चुके हैं। तो अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात, हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं पेमेंट और एक्सपेंडिचर में, है ना। तो हमें सबसे पहले ये जो डिफरेंस है इसको हटाना है अपने दिमाग से। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। मान लो आप और आपके कोई फ्रेंड एक टी शॉप पे या कॉफ़ी शॉप पे गए, और वहाँ पे आप दोनों ने एक एक कॉफ़ी पी और आपका बिल आया ₹100, है ना। आपका फ्रेंड कहता है कि ऑब्वियसली 50-50 है दोनों का, तो आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है तो आप पे कर दीजिए, एंड माई साइड ऑफ ₹50 आई पे यू लेटर। तो आपने ₹100 पे कर दिया, है ना। तो यहाँ पे पेमेंट कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है? यहाँ पे पेमेंट आपकी ₹100 है, मतलब वॉट एवर इज गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट, आपके बिजनेस से जो भी कैश आउटले जा रहा है, दिस इज योर पेमेंट। कैश आउटले जा रहा है आपकी तरफ से आउटले कितना गया? ₹100। तो दैट इज योर पेमेंट। जबकि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ ₹50 है ना। योर एक्सपेंडिचर इज ओनली 50, क्योंकि आपने जो क्या कहते हैं कि जो आपका जो हिस्सा है दैट इज ओनली ₹50। तो आपकी तरफ से पेमेंट कितना है? 100 है, और आपका एक्सपेंडिचर कितना है? आपका एक्सपेंडिचर है ₹50। ओके। सेकेंड थिंग, आपके फ्रेंड की बात करूं, क्योंकि आपने ₹100 दिए हैं, आपका एक्सपेंडिचर 50 है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी जो पेमेंट है वो है 0, उसने पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो है वो है ₹50। क्यों? क्योंकि उसने भले ही पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसने अपनी ₹50 से लायबिलिटी इंक्रीज कर ली। उसने अपनी ₹50 से अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर ली। तो एक्सपेंडिचर क्या है? या तो कोई पेमेंट, स्पेंडिंग मनी, है ना, आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, या आउटले, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, या आपकी लायबिलिटी, क्योंकि कई बार आप पे नहीं कर पाते हैं लेकिन आपने पे करना है, तो वो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेंट पे करना था, आपने रेंट पे नहीं किया, तो रेंट नहीं दिया, भले ही नहीं दिया हो, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए वो आपका एक्सपेंडिचर है। ओके। अदर देन सेटलमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदर देन सेटलमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का मतलब, हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, हम जो भी मनी स्पेंड कर रहे हैं, या हमारी लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है, वो किसी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को पे करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी लोन की रिपेमेंट करती हूँ तो वो मेरी लायबिलिटी की रिपेमेंट है, मेरी लायबिलिटी की सेटलमेंट है, बट वो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं काउंट होगा। ठीक है। तो लायबिलिटी को कम करने के लिए अगर कोई मैं अमाउंट स्पेंड कर रही हूँ, दैट इज नॉट माई एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, वो जो फ्रेंड है ना, उसने अभी उसने पैसे नहीं दिए, तो उसका पेमेंट था 0, लेकिन क्योंकि उसने अपनी लायबिलिटी तो इंक्रीज कर ली, तो वो आपके हो गए ₹50, उसके एक्सपेंडिचर हो गया। अब वो अगले दिन आपको ₹50 देता है, तो वो ₹50 उसका अब एक्सपेंडिचर नहीं है, वो ऑलरेडी उसका एक्सपेंडिचर में काउंट हो चुका है। तो यानी कि जब हम लायबिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं और बाद में वो लायबिलिटी पे करने के लिए जाते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर दोबारा काउंट एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा डबल एक्सपेंडिचर काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहें कि अभी उसने खर्च नहीं किए लेकिन लायबिलिटी दे दी, तो ₹50 अब एक्सपेंडिचर है, फिर ₹50 जब वो देने गया तब ₹50 फिर एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी जो लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि हम लायबिलिटी क्रिएट करने को ही एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। ठीक है। तो पेमेंट इज कैश आउटले, कि जो भी आपकी जेब से जा रहा है, चाहे आपका है चाहे आपका नहीं है, दैट इज पेमेंट। और अगर कोई पेमेंट आपके हिस्से की है, और या आप उसको लायबिलिटी अर्न कर रहे हो, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो यानी कि हम कहेंगे लायबिलिटी आपके हिस्से की, आप लायबिलिटी क्यों कर रहे हैं, आप लायबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, आप अमाउंट क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ बेनिफिट्स चाहते हैं, आपको कॉफ़ी पीनी थी, इसलिए आपने अपने हिस्से की कॉफ़ी पी है, इसलिए आपको वो ₹50 आपके एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। बिजनेस में वो बेनिफिट क्या है? बिजनेस में वो बेनिफिट है
काफ़ी तरह के बेनिफिट्स होते हैं कि आपको बिजनेस में बढ़िया फर्नीचर खरीदना है तो दैट इज़ योर बेनिफिट कि आपको आपके बिजनेस में अच्छा फर्नीचर है ना। आपको कोई प्लांट मशीनरी खरीदनी है, वो आपको आगे कमा के देगी, इसलिए आप प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं। आप कोई ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं, मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं जिससे कि आपका आना जाना आसान हो, है ना। आप उसमें तेल डलवा रहे हैं क्योंकि बिना तेल के वो चलेगी नहीं, है ना, डीजल पेट्रोल। आप उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं। तो मतलब जो भी आप ये कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं या इंक्रीज इन लायबिलिटी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट्स अवेल हो रहे हैं, है ना। वापस मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को पे कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, तो आपको क्या मिल रहा है पेमेंट्स करने से, मनी स्पेंड करने से या लायबिलिटी बढ़ाने से? आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं और ये बेनिफिट हमने दो कैटेगरी में डाल दिए कि ये बेनिफिट ऐसे हो सकते हैं जो हमें मैक्सिमम 1 साल में मिल जाएं, मैक्सिमम 1 साल, ऐसा नहीं कि 1 साल में ही मिले, ज़्यादा तक हम उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमम 1 साल, एक अकाउंटिंग पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो उसके बाद तक एक्सटेंड होंगे वो भी हमारे एक्सपेंडिचर में आ गए। तो हमने जो 1 साल में बेनिफिट हमें मिल गया उसको हमने क्या बोला? रेवेन्यू नेचर। और जो हमने 1 साल के बाद तक हमने लिया वो हमारा कौन सा नेचर है? हमारा कैपिटल नेचर है। समझ आ गया कि जो बेनिफिट हमने एक्सपेंडिचर किसके लिए किया? बेनिफिट्स के लिए किया। वो बेनिफिट जो मैक्सिमम 1 साल में मिल गया हमें, है ना, मैक्सिमम 1 साल, 1 साल में ज़्यादातर हो सकता है अगले दिन ही मिल जाए, हो सकता है उसी टाइम मिल जाए, हो सकता है 2 महीने बाद तक हम उसके बेनिफिट को अवेल कर पाएँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने टाइम लिमिट दी कि 1 साल में मिल जाए। 1 साल क्यों दी? क्योंकि हमारा वो अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। तो 1 साल में जो हमें बेनिफिट मिल जाए वो रेवेन्यू, और 1 साल के बाद तक जो बेनिफिट मिले वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमने खरीदा, लैंड हमने खरीदी, बिल्डिंग हमने खरीदी, प्लांट मशीनरी, ये हमने लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए खरीदी हैं, लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए खरीदी हैं, तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उन्हीं फर्नीचर पे मैंने रिपेयर कराई, मैंने मोटर व्हीकल की मेंटेनेंस कराई, प्लांट एंड मशीनरी में मेरा क्या जा रहा है, मेरा लुब्रिकेंट, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, है ना, स्पेयर पार्ट्स, जो भी मेरा कंजम्पशन हो रहा है उनको चलाने के लिए मैं वेजेस दे रही हूँ। तो ये जो सारे मैं एक्सपेंसेस कर रही हूँ उसको मैं बोलूँगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तुम कहोगे ये कैसे बेनिफिट देंगे? डेफिनेटली बेनिफिट देंगे। मशीनरी आपने खरीद ली, चलाने वाला कोई इंसान तो होना चाहिए, है ना, चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो होनी चाहिए, उसके लिए उसमें जो ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जिस भी तरह का लुब्रिकेंट आप यूज़ करते हैं वो तो डलना चाहिए। तो वो भी बेनिफिट दे रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बेनिफिट दे रहा है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको जो बेनिफिट दे रहा है वो मैक्सिमम 1 साल में दे रहा है। तो वो 1 साल में आप कितनी बार करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? इसको कहते हैं, उसका नेचर रिकरिंग नेचर है। रिकरिंग मतलब उसको बार बार करेंगे हम, बार बार सैलरी देंगे, बार बार वेजेस देंगे, बार बार उसमें लुब्रिकेंट्स खरीदेंगे, हैं, बार बार उसकी रिपेयर कराएंगे। और बार बार कितना, यूँ नहीं कि हर महीने करा रहे हैं, साल में कम से कम 1 बार। सैलरी हम हर महीने दे रहे हैं, वेजेस हम हर महीने दे रहे हैं, हो सकता है मेंटेनेंस और रिपेयर हम साल में 1-2 बार कराएं, है ना। तो रिकरिंग नेचर है, मतलब बार बार होने वाला। तो रिकरिंग नेचर किसको कहेंगे? जो साल में कम से कम 1 बार हो वो आपका रिकरिंग नेचर है ना। एडवर्टाइजमेंट कराते हैं जैसे। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब जो कभी कभी होता है, जैसे फर्नीचर हम कभी कभी खरीदते हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी कभी कभी खरीदते हैं, मोटर व्हीकल कभी कभी खरीदते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज नॉन रिकरिंग नेचर एंड दिस इज रिकरिंग नेचर, ठीक है, कि रेवेन्यू जो है वो बार बार हो रहा है और कैपिटल जो है वो कभी कभी हो रहा है। समझ आ गया? तो अगर हमें एक डिफरेंस बताना है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में, तो हम क्या बताएंगे? रेवेन्यू नेचर जो है वो रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है, और उसके जो बेनिफिट है मैक्सिमम हम 1 साल में एग्जॉस्ट कर लेते हैं। और जो कैपिटल नेचर है वो कभी कभी होता है, ठीक है, 1 साल में 1 बार नहीं होता, मतलब बहुत सालों में 1 बार होता है, 2-3 सालों में 1 बार होता है, 4-5 सालों में 1 बार होता है, और वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक मिलते हैं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक हम उसके बेनिफिट्स अवेल करते हैं। कोई एग्जाम्पल पूछे? एग्जाम्पल क्या है? फर्नीचर खरीदना, प्लांट मशीनरी खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मतलब फिक्स एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू फिक्स एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहाँ जा रहा है? आपका फिक्स एसेट खरीदने में जा रहा है। और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो डे टू डे जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है,
है ना, उनमें जा रहा है कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस जो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी थी उनको यूज़ कर सके, उनसे प्रॉफिट्स अर्न कर सके, उसके लिए हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए। ठीक है, एक है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं हम अर्निंग कैपेसिटी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीनरी खरीदी तो इससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने मशीनरी पे रिपेयर कराई, इससे मेरा कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, मेरा प्रोडक्शन सिर्फ मेंटेन होगा। मैं मशीनरी चलाने के लिए वेजेस दे रही हूँ, वर्कर अपॉइंट किया है, उससे भी मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, उससे सिर्फ वो प्रोडक्शन मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं मशीनरी पे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दूँ जिससे कि वो जो आज तक 5000 यूनिट्स बना के दे रही थी वो अब 5000 से 8000 यूनिट्स बना के देगी, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में 100 लोगों की बैठने की सीट है और हमने उसका रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराया, बढ़िया से सीट्स को कंफर्टेबल बना दिया, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे मेरी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ी, अर्निंग कैपेसिटी। वही मैं 100 सीट्स को 150 सीट्स में कन्वर्ट कर दूं तो इससे मेरी क्या बढ़ गई, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, आप उसी में चेंजेस कराते हैं, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर ऐड करा देते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके स्कूल में साइकिल शेड नहीं है ना, आप साइकिल शेड बनवा देते हैं तो आपने एक एरिया डेवलप करा लिया, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कौन सी कैपेसिटी, अर्न करने की कैपेसिटी, है ना। और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने का काम करता है कि वो बनी रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल अगर आपने खरीदा है, स्कूटर बाइक आपके पास है, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो क्या वो वही परफॉर्मेंस देगी, वो तेल ज़्यादा पीना शुरू कर देगी, है ना, डीजल रुकना शुरू कर देगी। तो आपको अगर वो सेम अर्निंग कैपेसिटी पे सेम हमें परफॉर्मेंस दे, उसके लिए आप मेंटेनेंस कराएंगे, मेंटेनेंस चार्जेस देंगे, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। अब और डिफरेंस क्या है कि मोर देन वन, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हम करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम 1 साल के टाइम के लिए करते हैं। एक चीज़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें पता है हमारे बिजनेस में 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक ही है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉसेस जानना चाहते हैं। एक बनती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ओके, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्रिएट हो रही है, फिक्स एसेट क्रिएट हो रही है, और फिक्स एसेट कहाँ जाती है, एसेट्स के तौर पे बैलेंस शीट में जाती है। लेकिन इट्स सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, वापस डेप्रिसिएशन वर्ड आ रहा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, मान लो फर्नीचर खरीदा, तो उस फर्नीचर का एक लाइफ टाइम है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलेगा। उसकी काफ़ी रीजंस है क्यों चलेगा, एक तो पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ कोई चीज़ खराब होती जाती है, एक यूज़ के साथ साथ कि कोई चीज़ आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, उसके साथ खराब होती है ना। एक होता है वियर एंड टीयर, किसी का रख रखाव ऐसा है कि वो कोई जल्दी ख़राब हो जाए, कोई लेट ख़राब हो। एक होता है एक्सीडेंटल कोजेस, कि आपका स्कूटी बाइक का 2-3 एक्सीडेंट हो गया है तो उसका सब क्या स्पेयर पार्ट्स हिले हुए हैं, तो उससे भी उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो फिक्स एसेट की जब वैल्यू डाउन हो जाती है, इन सब कई बार ऑब्सोलीट हो जाता है, जैसे आपका फ़ोन है ना, फ़ोन होता है ना, ऑब्सोलीट हो जाता है। ऑब्सोलीट मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई, पापा मम्मी कहेंगे अभी 2 साल पहले तो फ़ोन निकला, ये तो पुराना हो गया, अब तो नए अपडेट्स आ गए हैं। इसको कहते हैं कि जब आपकी टेक्नोलॉजी में अपडेट हो जाए तो ऑब्सोलीट हो जाती है पुरानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीट होना, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम फिक्स एसेट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, ओके, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हम दिखाते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हैं, रेवेन्यू जो भी एक्सपेंडिचर हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड दिखाते हैं। अब हमने एक्सपेंसेस भी पढ़ा है, हमने कहा था कॉस्ट जो है रेवेन्यू जनरेट करने में जो लगती है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक तरह से हमारे सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो, क्योंकि साल में एक बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, कम से कम साल में एक बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि हम जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उन सबको हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल देंगे। क्लियर है,
ओके अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो अपने एक फीचर में फिट नहीं होता है, तो वो रेवेन्यू, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा, वो बार बार करने वाला ही है, वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी रिक्वायर्ड है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा, लेकिन वो एक कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा। कौन सी कंडीशन? एक अकाउंटिंग पीरियड में। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप बार बार कराते हैं, ज़रूरी होती है, इससे आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कराना ज़रूरी है। अगर आप हैवी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, इनके आपने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया जो कि आपको 2-3 सालों तक, 4 सालों तक काम आएगा, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ डेफर्ड का मतलब है आप किसी बेनिफिट को पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब हमने कहा रेवेन्यू 1 साल तक काम आता है, आपने उस 1 साल के बेनिफिट को और आगे खींच के 3-4 साल तक कर दिया, 3 से 5 साल तक कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमें पता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूंगी। जस्ट लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एग्जांपल देती हूँ। हमने एक बिजनेस में खरीदा, एक मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपीज़ की। हमें लगता है वो 10 साल तक हमें काम चला देगी, तो एक मेथड डेप्रिसिएशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी, एक मेथड के अकॉर्डिंग अगर 5 लाख की कोई चीज़ हमें 10 साल तक काम आएगी, तो हमारा जो हर ईयर का जो यूजेस है वो 50,000 हो गया। मतलब हर साल में हम 50,000 का जो मशीनरी का हिस्सा है वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में इस साल अगर हमने खरीद ली और इस साल हमने 50,000 मान लिया कि वो कंज्यूम हो गई, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम 4,50,000 लिखेंगे, और 50,000 हम कहाँ लिख देंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि वो इस साल का यूज हो गया, वो इस साल का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अगले साल क्या करेंगे? अगले साल हम वापस 50,000 P&L में लिखेंगे और हमारे पास बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज़ बच जाएंगे, है ना। हमारा बैलेंस कितने का बच जाएगा? अब 4 लाख का बच गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा कि हमारा एक्सपेंस कितना हो गया कि हमने 50,000 फिर कंज्यूम कर लिया, और दिस टाइम 3,50,000 इन द बैलेंस शीट। फिर उससे नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? वापस हमने 50,000 कंज्यूम किया, P&L में लिखा 50,000 और बैलेंस हमारे पास बचा 3 लाख। इस तरह से करते जाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सिमिलर है कि मान लो हमने एडवर्टीजमेंट की टोटल 30,000 की, जो मैंने 3 इयर्स के लिए एक्सपेंडिचर किया है, तो ऑब्वियसली ये रेवेन्यू भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, तो ये रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू हो गया। तो मैं क्या करूँगी, यानी कि 30,000 इन 3 इयर्स के लिए किए तो हर साल के 10,000, तो मैं इस साल क्या करूँगी? 10,000 मैं P&L में डालूंगी और 20,000 को कहाँ लिखूँ? क्या मैं फिक्स एसेट में लिखूँ? फिक्स एसेट में नहीं लिख सकती। कहाँ लिखूंगी मैं उसको? ये जो 20,000 है, इसमें से मुझे ये पता है कि नेक्स्ट जो 20,000 में से 10,000 नेक्स्ट ईयर कंज्यूम होने वाले हैं, इनका उनका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर अवेल करने वाले हैं, और 10,000 उससे नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा। तो आपने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि असेट्स और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में एक सब हेड होता है अदर नॉन करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स। तो जो मान लो एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए 30,000 एक्सपेंडिचर किया, और वो किया मैंने 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो पहले साल क्या हुआ? पहले साल 10,000 बैलेंस P&L में और 20,000 बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में वो फिक्स एसेट के तौर पे नहीं जाएगा, वो जाएगा अदर करंट एसेट्स या अदर नॉन करंट एसेट्स के तौर पे। ठीक है, एसेट तो है लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल 2 ही होती है। तो अदर करंट एसेट्स में जो 10,000 नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, हमारे कंज्यूम हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जिनका बेनिफिट मिल जाएगा वो अदर करंट एसेट्स में, है ना, और जो उससे भी नेक्स्ट ईयर जाएंगे वो अदर नॉन करंट एसेट्स में। ये ध्यान रखो। ठीक है, ये मैं वापस कह रही हूँ, मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट जो की है वो 30,000 रुपये की 30,000 के लिए की, 3 साल के लिए की, तो डेफर्ड रेवेन्यू है तो ट्रीटमेंट ऐसे चलेगा, कुछ बैलेंस शीट में और कुछ P&L में, लेकिन बैलेंस शीट में वो फिक्स एसेट के तौर पे नहीं दिखाया जाएगा, वो अदर करंट एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स के तौर पे दिखाया जाएगा। तो हमें पता है अगर 30,000 इस साल हमने खर्च किए तो
3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 कंज्यूम हुआ, तो जो कंज्यूम हो गया वो P&L में, बाकी बैलेंस शीट पे। तो 20,000 हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन हम उसको फिक्स एसेट नहीं मानेंगे, हम उसको अदर करंट एसेट्स या अदर नॉन करंट एसेट्स मानेंगे। करंट एसेट्स कौन सी मानेंगे? जो नेक्स्ट ईयर कंज्यूम हो जाएगी, जो उसके बाद कंज्यूम होगी वो अदर नॉन करंट एसेट्स। तो हमें पता है इस साल 10,000 का आ गए P&L में, 10,000 का आ गए अदर करंट एसेट्स में, 10,000 का आ गए अदर नॉन करंट एसेट्स में। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जो करंट एसेट्स वाले हैं वो अदर करंट एसेट्स वाले हैं वो P&L में आ जाएंगे, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाएगा। और जो अदर नॉन करंट एसेट्स वाले हैं वो 10,000 अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसके नेक्स्ट ईयर कंज्यूम हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको आप अच्छे से समझना, देखना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल रिसीट और कैपिटल रेवेन्यू रिसीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।